नमस्कार दर्शक बंधुओं, हमारे YouTube चैनल सामाजिक आवाज़ में आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन है। जैसा कि हमारा 2 वीडियो FIR के संबंध में गया और उसमें यदि FIR उस तरीके से आप शिकायती प्रार्थना पत्र स्थानीय थाने या कोतवाली में देंगे तो आपकी FIR जब दर्ज हो गई है तो FIR दर्ज होने के बाद विवेचना किस तरीके की हो कि दोषी व्यक्ति उस शिकायती पत्र के अनुसार दोष मुक्त ना हो पाए, अर्थात वह दोषी व्यक्ति बच ना पाए, न्यायालय द्वारा उसको पनिशमेंट मिले और उसको सजा के रूप में काटना पड़े। तो आज मैं विवेचना किस तरीके से एसआई महोदय के द्वारा आपको करवानी है, इन बिंदुओं पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए विषय पर आ जाइए। जैसे कि देख लीजिए विवेचना किस तरीके से एसआई महोदय के द्वारा और किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना है। विवेचना करते समय जहां भी जो भी घटना स्थल है, पहले देख लीजिए इधर घटना स्थल का निरीक्षण और सबूतों का संरक्षण, अर्थात उस घटना स्थल पर पहुंचना और पहुंच करके वहां पर साक्ष्यों को कलेक्ट करना। जैसे लिखा गया है कि क्राइम सीन मैनेजमेंट। अब क्राइम सीन मैनेजमेंट किस तरीके से करना है? बिंदु संख्या 1 वैज्ञानिक जांच। वैज्ञानिक जांच अर्थात फोरेंसिक एग्जामिनेशन कैसे करेंगे एसआई महोदय? फिंगरप्रिंट, खून के धब्बे, बाल, लार या DNA के नमूने तुरंत और सही तरीके से एकत्र करें। अब घटना स्थल पर यदि एसआई महोदय पहुंचे हैं तो पहुंच करके वैज्ञानिक तथ्य क्या है, अर्थात वैज्ञानिक तथ्य में जैसे कि उस घटना पर जो घटना कारित की गई वहां पर यदि खून के धब्बे मिले तो उसको एकत्र करना, बाल मिल जाए तो बाल को, लार या DNA, इस तरीके से सारे साक्ष्यों को संकलित करना है। दूसरा बिंदु है चेन ऑफ कस्टडी। चेन ऑफ कस्टडी के अंतर्गत क्या आता है? चेन ऑफ कस्टडी यह सुनिश्चित करे कि घटनास्थल से जब्त किए गए सबूतों को किसी ने बदला नहीं है और उन्हें सुरक्षित तरीके से फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेजा जाए। अब कहने का मतलब है चेन ऑफ कस्टडी जितने भी साक्ष्य आपने संकलित किए और उन साक्ष्यों को सही तरीके से फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में उसको भेजा जाए, यह भी सुनिश्चित हो। और तीसरा बिंदु क्या है? फोटो और वीडियोग्राफी, अर्थात घटना की गई जगह का, प्लेस का सही तरीके से वीडियोग्राफी और फोटो होना चाहिए। घटनास्थल का विस्तृत नक्शा, फोटो और वीडियोग्राफी बनाए, अर्थात कारित घटना जहां हुई है उस जगह का बाकायदे फोटो और वीडियोग्राफी हो। और दूसरा बिंदु क्या है फिर इसके बाद? चश्मदीद और गवाहों के बयान, अर्थात विटनेस टेस्टिमनी। अब चश्मदीद अगर कोई वहां पर जहां घटना कारित की गई वहां पर अगर कोई चश्मदीद था तो उसके बयानों को संकलित करना। जैसे कि देख लीजिए स्वतंत्र गवाह। गवाह कैसा होना चाहिए? स्वतंत्र होना चाहिए। केवल पुलिस गवाहों पर निर्भर न रहे बल्कि आसपास के स्वतंत्र गवाहों को भी शामिल करें। केवल पुलिस जो है स्वतंत्र गवाहों का मतलब यह है कि घटना जहां पर कारित की गई है उस घटना से संबंधित यदि किसी तरीके के गवाह वहां मिल जाएं तो उनके बयान को दर्ज करना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। केवल नामित गवाहों के द्वारा बयान लेना सही नहीं है, अर्थात स्वतंत्र गवाह घटना कारित वाली जगह पर
अगर कोई मिल जाए इस तरीके से स्वतंत्र गवाह तो बेहतर होगा। और धारा 161, 164, अब धारा ये बदल गई है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया है। तो गवाहों के बयान समय पर दर्ज करें। जो भी गवाह हैं समय के अनुसार ही घटना कारित की गई तो उसको समय के अनुसार ही उन गवाहों का बयान दर्ज किया जाए। और यदि आवश्यक हो तो मजिस्ट्रेट के सामने धारा 164 CRPC के तहत बयान कराए जो न्यायालय में अधिक विश्वसनीय होते हैं। CRPC 164 के तहत अर्थात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा के तहत बाकायदे मजिस्ट्रेट के समक्ष न्यायालय में 164 का बयान दर्ज किया जाए गवाहों का। अब आ जाइए इधर, गवाहों की सुरक्षा अर्थात जिन गवाहों का बयान लिया गया उन गवाहों को सुरक्षित रखना है, इसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होनी चाहिए। जैसे लिखा गया गवाहों को डराने धमकाने बचाने के लिए उचित सुरक्षा प्रदान करना। यदि गवाह ही नहीं रहेंगे तो केस आपका कमजोर हो जाएगा। इसलिए पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि उन गवाहों को सुरक्षा प्रदान करे और सुरक्षित बचाए ताकि उनके बयान न्यायालय में न्यायालय के समक्ष रख करके उन दोषी व्यक्तियों को सजा दी जा सके। ये उनकी जिम्मेदारी है। और तीसरा बिंदु क्या दिया है, अभियुक्त की पहचान और गिरफ्तारी। जैसे कि लिखा गया एक्यूज्ड आइडेंटिफिकेशन। अब कैसे शिनाख्त करना है उन अभियुक्तों की जिसने घटना को अंजाम दिया, घटना कारित की गई है जिनके द्वारा। शिनाख्त परेड, उनकी शिनाख्त परेड होनी चाहिए पहचानने के लिए। उस तरीके के आदमियों को जो लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं उनको बुला करके उनके द्वारा उनकी शिनाख्त करनी चाहिए। जैसे लिखा टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। यदि अपराधी अज्ञात हो तो जेल में उसकी विधिवत शिनाख्त परेड कराई जाए। यदि अपराधी जेल में हो तो बाकायदे जेल प्रशासन के द्वारा वहां पर परेड कराई जाए, उनको पहचाना जाए। और दूसरा है मेडिकल परीक्षण, अर्थात मेडिकल परीक्षण जिस तरीके से हुआ है अब तक, जैसे कि अभियुक्त का तुरंत मेडिकल कराएं ताकि शरीर पर चोट के निशान या DNA साक्ष्य नष्ट ना हो। क्योंकि घटना कारित करने वाले व्यक्ति का तुरंत मेडिकल कराया जाए ताकि जिस तरीके से उसके शरीर पर जो भी एविडेंस है, जो भी सबूत है, साक्ष्य हैं, वह मिट ना पाए। और ज्यादा देर करेंगे तो हो सकता है वो सारे साक्ष्य उस अभियुक्त के शरीर पर हो, उसके कुछ पार्ट तो मिल जाएगा। तो उससे आप न्यायालय में अपना पक्ष रख करके मजबूती के साथ दोषी व्यक्ति को सजा दिला सकते हैं। और क्या चौथा बिंदु है तकनीकी और डिजिटल साक्ष्य। तकनीकी अर्थात आज जो वैज्ञानिक तथ्य हैं एक से एक अन्वेषण करने के और सही तरीके से प्रमाणित करने के डिजिटल एविडेंस। डिजिटल एविडेंस के अंतर्गत क्या आता है, जैसे कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड, अर्थात घटना कारित करने वाले व्यक्ति की और साथ ही साथ जिसकी दुर्घटना हुई है, जिसके साथ घटना घटी हुई है, उसके कॉल डिटेल की लोकेशन अर्थात CDR कॉल डिटेल रिपोर्ट होता है। इसके बाद अभियुक्त की लोकेशन और बातचीत का पता लगाने के लिए टावर डंप, टावर के मुताबिक सर्विलांस पर लगा करके उसकी लोकेशन को ट्रेस करना चाहिए। और CDR का विश्लेषण करना चाहिए, अर्थात जो भी कॉल डिटेल आपने निकाला है उसका विश्लेषण करें, उसकी समीक्षा करें और एक एक बिंदु पर उस SI महोदय का ध्यान हो। और क्या तथ्य होने चाहिए वैज्ञानिक तकनीकी, CCTV फुटेज, अर्थात जहां पर घटना कारित की गई यदि वहां पर किसी तरीके का कोई CCTV फुटेज हो तो वह बहुत एक ऐसा प्रमाणित साक्ष्य होगा जिससे वह अभियुक्त जो है बच नहीं सकता है। जैसे घटना के समय
जब घटना घटित हुई और आसपास के सीसीटीवी फुटेज को एकत्र किया जाए ताकि अपराधी न बचे, अपराधी को सही तरीके से सजा दिलाया जा सके। और क्या है, फोरेंसिक लैब रिपोर्ट। फोरेंसिक लैब रिपोर्ट सही तरीके से हो, जैसे कि फोरेंसिक रिपोर्ट को जल्द से जल्द प्राप्त करें और उसे केस फाइल में शामिल करें। अर्थात फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में जो भी आपने साक्ष्य संकलित करके जांच हेतु भेजा है उसमें बहुत ज्यादा देरी न हो और समय के अनुसार जब जांच हो जाए तुरंत उन साक्ष्यों को कलेक्ट करके उस फाइल के साथ उसको एडमिट कर देना चाहिए, अर्थात उन साक्ष्यों को उस फाइल में रख देना चाहिए। और पांचवा बिंदु क्या करना है, देखिए लिखा गया विवेचनाधिकारी आईओ की निष्पक्षता और भूमिका। अर्थात विवेचना करने वाला जो अधिकारी है वह बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए। अगर वह निष्पक्ष नहीं है तो जाहिर सी बात है कि किसी भी तरीके से प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है और दोषी को सजा दिलाने में दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए एसआई महोदय या इंस्पेक्टर महोदय लेवल के जो भी अधिकारीगण हैं कृपया सही तरीके से निष्पक्ष जांच करें। जैसे कि निष्पक्ष जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, ना कि संदिग्ध जांच नहीं होनी चाहिए, एकदम कन्फर्म होनी चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट व्याकरणिक शब्दों में विश्वास नहीं करता है बल्कि वर्तमान समय और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए वह वर्तमान वाली बातों को सत्य मानता है। इसलिए व्याकरणिक शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे इरादा और तैयारी। इरादा और तैयारी क्या है, जैसे कि इंटेंट एंड प्रिपरेशन, यह साबित करे कि अपराध अचानक नहीं हुआ बल्कि इसके पीछे आपराधिक मंशा पहले से तैयार थी। जैसे कि क्रिमिनल इंटेंट, अर्थात इरादा, जिसने घटना कारित किया है उसका इरादा पहले से इस तरीके से एक प्लान बना करके ही, योजना बना करके ही, उस तरीके से तैयारी करके ही घटना को अंजाम दिया गया है। और केस डायरी, अर्थात जो भी विवेचक महोदय रहेंगे उनके पास केस डायरी में हर दिन की कार्यवाही और साक्ष्य डायरी में विधिवत दर्ज किया जाए। हर दिन की कार्यवाही, या नहीं कि एक ही दिन केस डायरी को एक दिन में कंप्लीट कर दिया जाए और घटना के सारे साक्ष्यों को संकलन करके एक दिन में ही केस डायरी को समाप्त कर दिया जाए। ऐसा नहीं है। जब भी एसआई महोदय या इंस्पेक्टर लेवल के जो भी महोदय वहां जांच में गए हुए हैं, हर दिन की कार्यवाही केस डायरी में लिखें और सही तरीके से जब तक जांच पूरी न हो जाए तब तक उसमें साक्ष्य संकलित करके डायरी में उसको विधिवत नोट किया जाए। अब चार्जशीट, इतनी प्रक्रिया करने के बाद जब चार्जशीट 60 से 90 दिन में न्यायालय में दाखिल करना है उस समय किन किन बिंदुओं पर ध्यान रखना है। चार्जशीट दाखिल करना, अर्थात चार्जशीट दाखिल करना। कैसे चार्जशीट दाखिल किया जाएगा, पहला बिंदु है ठोस साक्ष्य, अर्थात चार्जशीट जो दाखिल की गई एसआई महोदय के द्वारा या विवेचक महोदय के द्वारा जो भी चार्जशीट दाखिल की गई उसमें ठोस साक्ष्य होने चाहिए। ऐसे साबूत, ऐसे प्रमाण होने चाहिए जिससे कि दोषी व्यक्ति बच ना पाए। चार्जशीट में केवल चश्मदीद नहीं, केवल चश्मदीद गवाहों के ऊपर ही भरोसा नहीं करना है बल्कि परिस्थिति जन्य साक्ष्य, परिस्थिति और समय के अनुसार भी कुछ ऐसे साक्ष्य संकलित करें जिसको कहा जाता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी जोड़े, जो एक दूसरे से जुड़कर अपराध सिद्ध करें। अर्थात जब ठोस सबूत और साक्ष्य होंगे और परिस्थिति के अनुसार अगल बगल से
साक्ष्य यदि संकलित हो जाते हैं, उस तरीके से स्वतंत्र गवाह मिल जाते हैं, तो वह अपराधी बच नहीं सकता है। अपराध एकदम सिद्ध हो जाएगा और अपराध सिद्ध होने के बाद न्यायालय उसको पनिशमेंट और हर तरीके से जो भी उस कानून में प्राविधान है उन कानून के तहत, उन कानूनों के तहत उसको पनिशमेंट न्यायालय देगा। और क्या रहना चाहिए? समयबद्धता, अर्थात चार्जशीट जो भी दाखिल की जाए वह जितना उसे टाइमिंग दिया गया है, अर्थात चार्जशीट दाखिल करने की जो टाइमिंग दी गई है वह 90 दिन की दी गई है। तो 90 दिन के 60 से 90 दिन के अंदर में ही चार्जशीट को दाखिल कर दिया जाए। चार्जशीट समय पर अक्सर 60 से 90 दिनों के लिए, 60 से 90 दिन उसकी टाइमिंग देखिए फिक्स करी गई है। ज्यादा अगर लेट हो रहा है तो ज्यादा लेट होने का मतलब यह है कि साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, इसलिए ज्यादा नहीं होना चाहिए। चार्जशीट दाखिल न्यायालय में करने की जो समय सीमा निर्धारित की गई है वह 60 से 90 दिन की है, के भीतर ही दाखिल करना चाहिए। दाखिल करें। और के भीतर दाखिल करें, वरना अभियुक्त को डिफॉल्ट बेल मिल सकती है। यदि समय से आप चार्जशीट नहीं दाखिल करेंगे 60 से 90 दिन के अंदर, तो मान करके चलिए कि उस दोषी व्यक्ति को, उस वैसे तो अभियुक्त दोष न्यायालय साबित करेगा, लेकिन उस अभियुक्त को बेल मिल जाएगी, और जब बेल मिल जाएगी तो वह साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। इसलिए समय सीमा जो नियत की गई है, समय पर ही चार्जशीट दाखिल कर दी जाए ताकि बेल अभियुक्त को न मिले। और अभियोजन, प्रोसिक्यूशन के साथ समन्वय, अर्थात अभियोजन का मतलब होता है जो सरकारी वकील होते हैं न्यायालयों में। सरकारी वकील क्या करें? सरकारी वकील गवाही की तैयारी, अर्थात जो भी गवाह उसमें नामित किए गए हैं और स्वतंत्र जो भी गवाह हैं उन गवाहों के साथ समीक्षा करें उस प्रकरण की, उस घटना की, और प्रकरण और घटना की समीक्षा करने के उपरांत ही उनके साथ मिल करके तथ्यों को या प्रामाणिक तथ्यों को न्यायालय के समक्ष रखें। अगर इस प्रकार की तैयारी के साथ यदि विवेचना की जाती है तो वह अभियुक्त, घटना कारित करने वाला अभियुक्त कभी बच नहीं पाएगा और न्यायालय उसे हर तरीके से पनिशमेंट देगा। इसलिए इन सारी बातों की जानकारी FIR होने के बाद विवेचना करते समय इन बिंदुओं पर आपका ध्यान होना चाहिए, तभी जाकर के एक अच्छी चार्जशीट दाखिल होगी और उस दोषी व्यक्ति को कभी मुक्ति नहीं मिल सकती है, अर्थात उसे सजा जरूर मिलेगी। और इसी के साथ यदि हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।